Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about teaching levels. शिक्षण के स्तर. शिक्षण के स्तर क्या है? शिक्षण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. जब विद्यार्थी शिक्षण के लिए विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे एक ही पाठ्य वस्तु को अलग अलग स्तरों पर पढ़ाया जाता है. शिक्षक विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान की जानकारी देने से पहले उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग करवाता है. इस प्रकार शिक्षण विचारहीन प्रक्रिया से लेकर विचार युक्त प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्था है. बिग्गी महोदय, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षण के 3 स्तर बताए हैं. पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर. स्मृति स्तर. स्मृति का तात्पर्य रटना, याद कराना है. स्मृति स्तर को शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं. इसे सामान्य रूप से विचारहीन स्तर भी कहा जाता है. जब व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ जिसको भी देखता है उसके स्मृति चिन्ह अपने मन मस्तिष्क में बना लेता है तो इन सच्चे चिन्हों अथवा सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है. इसमें छात्र केवल विषय वस्तु को कंठस्थ करता है. इसमें उसे कुछ भी सोचना और समझना नहीं होता है. जैसे बालक को 1 से 100 तक गिनती सिखाने के लिए उसे रटाया जाता है तो यह स्मृति स्तर कहलाता है. दूसरा बोध स्तर. बोध स्तर का शिक्षण अधिगम स्मृति स्तर से आगे की अवस्था है. इसे व्याख्यात्मक बोध स्तर भी कहा जाता है क्योंकि विद्यार्थी उस स्तर में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं, नियमों को बताते हुए एक दूसरे से संबंध स्थापित करके विचार करने लगता है और अपनी सूझबूझ के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है. जैसे 2 और 2 4 होते हैं तो बालक को बताया जाता है कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 बनते हैं और 4 में फिर 2 मिलाए जाएं तो वो 6 हो जाते हैं. इस प्रकार वह अपनी सूझबूझ से इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं. तीसरा है चिंतन स्तर. यह शिक्षण अधिगम की तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था है. यह शिक्षण की विचार युक्त अवस्था भी कहलाती है. इसमें विद्यार्थी समस्या को सुलझाने के लिए गहन और गंभीर रूप से चिंतन करना सीख जाता है. उसे कोई भी समस्या दे दी जाए तो वह तर्क, कल्पना और चिंतन के माध्यम से उसे सफलतापूर्वक सुलझा लेता है. जैसे कि मैथ का कोई भी फार्मूला है, वो किसने दिया, दशमलव की खोज किसने की, वह सोचेगा, उसके बारे में अपनी राय देगा और पॉजिटिव नेगेटिव वे में वो उसे बताना सीख जाता है. अब हम शिक्षण के तीनों स्तरों के प्रतिमानों को जानेंगे. शिक्षण स्तर का स्मृति स्तर का प्रतिमान. इस प्रतिमान के प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं, इसलिए इसे हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है. इसमें केवल विषय वस्तु जो है उसको रटने पर बल दिया जाता है. इसमें हर्बर्ट महोदय ने मुख्यतः 5 बिंदु बताए हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन और सुझाव. अब हम देखेंगे कि उद्देश्य में पहला आता है ज्ञान, यानी कि जो भी तथ्य हैं उनका ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानना. दूसरा है प्रत्यय स्मरण. सीखे हुए जो तथ्य हैं या विषय वस्तु है या जो फैक्ट्स हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, यानी कि जो भी पहले बताए गए हैं उन्हें पुनः याद करना और उनको फिर प्रस्तुत करना इस पद के अंतर्गत आता है. तीसरा है मानसिक पक्ष. मानसिक पक्ष को मजबूत करना
यानी कि बालक ने अब तक जो भी विषय वस्तु सीखी है उसे पहले याद किया, फिर उसे पुनः याद किया और उसका प्रस्तुतिकरण किया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसकी स्मरण शक्ति का विकास होता है, उसमें याद करने की क्षमता बढ़ती है और उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है। दूसरा है संरचना। इसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं, परंतु इसके पांचों पद जानने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हर्बर्ट ने इसमें सिर्फ 4 ही सोपान बताए थे। फिर उनका विरोध होने लगा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर, चिलर और राइन थे, उन्होंने इसमें फेरबदल करके 5 पद रखे और उन्होंने इस प्रणाली को हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली नाम दिया। इसमें मुख्यतः निम्न 5 पदों को रखा गया है। पहला है प्रस्तावना। बच्चा पहले से किसी विषय वस्तु के बारे में कितना जानता है, उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन देना ही प्रस्तावना कहलाता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी टॉपिक है उसे पढ़ाना, प्रस्तुत करना, उसका प्रेजेंटेशन देना ही प्रस्तुतिकरण है। तीसरा है तुलना और समरूपता। जो भी विषय वस्तु या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी पूर्व ज्ञान के आधार पर तुलना या संबंध स्थापित करना। जैसे कि यदि हम गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो पुनः नीचे आती है, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सिर्फ गेंद ही या अन्य वस्तुएं भी नीचे की ओर आती हैं। तो यह हो गया हमारा तुलना और समरूपता। फिर है सामान्यीकरण। जैसे ही हमने गेंद की तरह और वस्तुओं के ऊपर की ओर उछाला तो सभी वस्तुएं नीचे की ओर आई, तो हमने यह जाना कि केवल गेंद ही नहीं, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यह सामान्यीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग या अभ्यास। इस नियम को बार बार अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग करना, उसका बार बार अभ्यास करना, विषय वस्तु को इससे अच्छे से समझा जाता है। अब आती है आपकी सामाजिक प्रणाली। इसमें पहला पद है अभिप्रेरणा। शाब्दिक या पुरस्कार देकर बालक को प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जैसे बालक ने कोई अच्छे कार्य किया तो उसे गुड कहकर या फिर गिफ्ट या पुरस्कार देकर उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक। इसकी सामाजिक प्रणाली में शिक्षक को अधिक क्रियाशील बताया जाता है क्योंकि उसका व्यवहार अधिकारपूर्ण होता है। वह छात्रों को पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करता है, छात्रों को नियंत्रित करता है और छात्रों को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट है छात्र। इसमें छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता की भांति केवल सुनने का कार्य करता है, यानी कि शिक्षक का स्थान प्रमुख और छात्र का स्थान गौण होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली। इसमें मौखिक रूप से पूछताछ करके लिखित रूप से छात्र के पूर्व ज्ञान का हम पता लगा सकते हैं और इसके अलावा निबंधात्मक परीक्षा द्वारा उनके प्रत्यय स्मरण और प्रत्याभिज्ञान यानी पुनः पहचान को सफल बना सकते हैं। फिर आता है सुझाव। थकान के समय बालक को शिक्षण कार्य नहीं कराना चाहिए। उस समय बालक को क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। पुनरावृत्ति यानी कि जो दोहरान कार्य है वो एक ही लय में, एक ही रिदम में जैसे पहले उसे बताया गया है उसी तरीके से करना चाहिए। पुनर्बलन यानी कि इसका प्रयोग कार्य करने पर समानुसार उसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है, यह बालक को कहना चाहिए। प्रत्यय स्मरण में जब भी वृद्धि हो सकती है जब उसे बार बार अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है बोध स्तर का प्रतिमान। यह प्रतिमान हेनरी से मॉरिसन ने दिया, इसलिए इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसमें मॉरिसन ने 5 पद बताए। पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, फोर्थ है मूल्यांकन और
लास्ट है सुझाव। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, यानी कि शिक्षक को जो भी विषय वस्तु पढ़ानी है उस पर उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, विषय पर उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी कि वह जो भी पढ़ा रहा है उसे बालक को पूरी तरह समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है संरचना। इसकी संरचना में भी 5 पद हैं। पहला पद है योजना। योजना का मतलब है प्लानिंग करना, कुछ प्लान करना कि शिक्षण कैसे करना है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना और यह निश्चित किया जाता है कि नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। अपने टॉपिक को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ये प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसमें शिक्षक क्रियाशील रहकर पाठ्य वस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करके यह जानने का प्रयास करता है कि पाठ्य वस्तु बालक को कितनी समझ में आई। वह उसका निदान करता है और तब तक पुनरावृत्ति करता रहता है जब तक बालक को वह विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। तीसरा है आत्मसात्करण, यानी कि किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना आत्मसात्मीकरण कहलाता है। बालक स्वयं अपनी ही गति से पुस्तकालय से शोध सामग्री का अवलोकन करके, कक्षा में या विद्यालय से बाहर विषयों से चर्चा करके, विचार विमर्श करके, विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके वह सीखता है। इसमें वह अपनी स्वयं गति से सीखता है और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाता चला जाता है। चौथा है व्यवस्था या संगठन। इस पद में बालक को स्वायत्त परीक्षण यानी कि स्वयं का परीक्षण करने के लिए पुनः प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाता है। व्यवस्था एक तरह का कालांश या पीरियड होता है जिसमें छात्र सीखे हुए ज्ञान को अपनी भाषा में लिखकर बताते हैं। लिखा हुआ जो ज्ञान होता है या विवरण होता है वह बहुत ही संक्षिप्त और छोटा होता है। 5वां पद है वर्णन। इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु को मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रणाली। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा में छात्र स्वयं किसी कार्य करने को लिए प्रेरित होते हैं और साथ ही साथ इसमें छात्रों को शिक्षक द्वारा भी प्रेरणा दी जाती है, यानी कि इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जो प्रेरणा होती है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, एक दूसरे को आपसी सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसमें मौखिक, लिखित और निबंधात्मक परीक्षा के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रणालियों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें बालक को सबसे पहले आत्मसात्मीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, फिर वह व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित और वर्णन कालांश के अंत में मौखिक परीक्षा देता है। नेक्स्ट है सुझाव। बोध स्तर में जो भी सोपान आते हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अनुसरण होना चाहिए। फिर है अगले सोपान में प्रवेश करने से पहले बोध स्तर के सोपानों का सफलतापूर्वक चुनाव किया जाना चाहिए या उसे पार करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होते हुए यानी कि उस पर अपनी पूरी पकड़ रखते हुए और समय समय पर छात्रों को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है समाधान हेतु उचित प्रयास, यानी कि शिक्षक को बोध स्तर की समस्याओं पर विचार करके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब है आपका नेक्स्ट चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान को मॉरिस पी हंट ने दिया। यह शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक द्वारा बालक को कोई एक समस्या दे दी जाती है जिससे छात्रों में तनाव उत्पन्न हो सके और वे अपनी सूझबूझ से और प्रेरित होकर समस्याओं को सुलझाने में जुट जाएं। इसमें 5 पद बताए हैं। पहला उद्देश्य, फिर संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली और सुझाव। पहला है उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य है समस्या समाधान की क्षमता, कल्पना और तर्क शक्ति का और चिंतन शक्तियों का विकास करना, यानी कि
जैसा कि पहले बताया गया, बालक को इसमें एक समस्या दे दी जाती है, वे उसका समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बनाता है, विचार लाता है, इससे उसकी चिंतन शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट है संरचना। इसमें बालक को एक समस्या देकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि छात्र उसे सुलझाने के लिए या उसका समाधान करने के लिए अपने मस्तिष्क में कई प्रकार की कल्पनाएं या विचार उत्पन्न करता है। वे विचार या कल्पनाएं सही है या नहीं, इसका निर्णय होने के बाद यदि वे सही हैं तो वह उससे संबंधित साधनों को एकत्रित करता है और अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। इसकी संरचना में जॉन डीवी ने 2 प्रकार की परिस्थितियां बताई हैं। पहला है पक्ष विहीन परिस्थिति, यानी कि जब व्यक्ति ने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो और उसके बीच में कोई बाधा आ जाती है या बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वो पक्ष विहीन परिस्थिति कहलाती है। दूसरा है 2 नोक वाली परिस्थिति, यानी कि जब हमारे पास एक लक्ष्य है और उस पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं तो हम उसमें से किस रास्ते को चुनेंगे, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, तो यह 2 नोक वाली परिस्थिति कहलाती है। या फिर हमारा लक्ष्य तो है नौकरी पाना, परंतु हम टीचर भी बनना चाहते हैं और RAS ऑफिसर भी बनना चाहते हैं, यानी कि हम एक जगह खड़े होकर 2 रास्तों पर जाना चाहते हैं, तो यह परिस्थिति कहलाती है 2 नोक वाली परिस्थिति। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने भी सामाजिक संरचना में 3 प्रकार की परिस्थितियां बताई हैं। पहली है धनात्मक परिस्थिति। मान लीजिए कि आपने 2 जगह के फॉर्म भरे हैं, कॉलेज में क्लर्क का और बैंक में भी क्लर्क का। दोनों एक जैसी नौकरी है, परंतु हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि यदि हमें दोनों प्रकार की नौकरी प्राप्त हो गई तो हम उसमें से कौन सी नौकरी को ज्वाइन करेंगे, तो यह धनात्मक परिस्थिति कहलाती है। दूसरी है ऋणात्मक स्थिति। मान लीजिए कि क्लास में जब होमवर्क दिया जाता है तो एक बालक उस होमवर्क को करना नहीं चाहता है और जब वह दूसरे दिन क्लास में जाता है तो अध्यापक की पिटाई से भी बचना चाहता है, यानी कि वह दोनों ही बातों से बच रहा है। वह पढ़ाई भी नहीं करना चाहता और वह क्लास में भी पिटाई से बचना चाहता है, तो यह ऋणात्मक स्थिति कहलाएगी। तीसरा है धनात्मक स्थिति। जैसे क्लास के चलते समय लंच से पहले ही किसी बालक को भूख लग जाती है, वह खाना खाना चाह रहा है, परंतु कक्षा में खाना खाएंगे तो शिक्षक की डांट पड़ेगी क्योंकि उस वक्त शिक्षक पढ़ा रहा होता है, तो यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही तरह की परिस्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रणाली। इसमें बताया गया है कि कक्षा का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि शिक्षक का छात्रों पर दबाव नहीं होना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना चिंतन कर सकें। शिक्षक का स्थान इसमें गौण होता है और छात्र का स्थान इसमें प्रमुख होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। फिर है प्रेरणा। इसमें स्वतः प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा दोनों को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शिक्षण विधियों में वाद विवाद विधि द्वारा सेमिनारों का आयोजन करके इस प्रकार की शिक्षण विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर चिंतन स्तर पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला है स्तरों का ज्ञान, यानी कि चिंतन स्तर पर पहुंचने के लिए पहले हमें स्मृति स्तर का ज्ञान और फिर बोध स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा है छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास, यानी कि छात्रों में आपसी सहयोग, प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण के लिए खुला और स्वतंत्र वातावरण हो जिससे वह चिंतन स्तर कर सके। फिर शिक्षण समस्या केंद्रित और आलोचनात्मक होना चाहिए। अंत में हम शिक्षण के इन तीनों स्तरों को संक्षेप में जानेंगे। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया
यह एक विचारहीन अवस्था है। इसमें केवल बालक को विषय वस्तु को याद करने पर बल दिया जाता है और यह शिक्षक केंद्रित होती है। बोध स्तर, यह विचारहीन और विचारयुक्त दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें सूझ उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है और यह छात्र केंद्रित होती है। चिंतन स्तर में स्मृति और बोध दोनों स्तरों को शामिल किया जाता है। यह एक विचारयुक्त अवस्था होती है और शिक्षण की अंतिम अवस्था होती है। इसमें सोचने और मनन करने और चिंतन करने पर बल दिया जाता है। आज हमने शिक्षण के तीनों स्तरों के विषय में जाना। थैंक यू।